Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। मैं चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस पर ही पूरा निर्भर नहीं होना है। जितनी भी डिटेल्स की वीडियो हैं पहले उन्हें सुनना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद इन वीडियोस को पढ़िए ताकि आपके पास एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हो जाए एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ रिवीजन वीडियो के भरोसे आप बैठेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको सारी वीडियोस भी देखनी है और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो हम शुरुआत कर रहे हैं नाज़ीवाद की शुरुआत। तो नाज़ीवाद की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैं आपको बता चुकी थी पहले ही कि दो ग्रुप्स थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ये 14 से 18 के बीच में हुआ है, यानी 1914 से 1918 तक हुआ है। और जो जर्मनी था वो धुरी राष्ट्र का पार्ट था, ठीक है। जर्मनी धुरी राष्ट्र का पार्ट था और ये ग्रुप हार चुका था बहुत बुरी तरीके से। और जो मित्र राष्ट्र है, इन्होंने क्या किया कि जर्मनी के ऊपर इन्होंने एक जुर्माना लगाया। वो जुर्माना इतना ज़्यादा, मतलब जर्मनी के लिए इतना ज़्यादा शर्मनाक हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि उसके साथ एक बुरा व्यवहार किया गया है और वह दुनिया के खिलाफ जाने लगा। लेकिन फिर भी मतलब जैसे कि उसके बाद क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय सभा गठित की गई जर्मनी में, राज्यसभा गठित की गई और फिर उनसे कहा गया कि आप जो भी जुर्माने लगाया गया है या जो भी आपको सज़ा मिलेगी तो आप उनको मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो ये लोकतंत्र के आधार पर थी। यहाँ पे संघीय आधार, मतलब जिनका संघीय आधार था वो लोकतंत्र था। यहाँ पे लोकसभा गलत लिखा है, ये लोकतंत्र आप प्लीज़ अपने नोट्स में कर लीजिएगा। और संविधान जैसी व्यवस्था उन्होंने अपनाई थी, मताधिकार अपनाया था, संसद निर्वाचन जैसी व्यवस्था उन्होंने अपनाई थी। तो इसके कारण लोगों को जो लगा कि हम जो हारे हैं यह वाइमर गणराज्य के कारण ही हारे हैं, जो हमारा इतना अपमान किया गया है वो इसी के कारण हुआ है। क्योंकि वाइमर गणराज्य ने जर्मनी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को मान लिया था और जुर्माने को भुगतान के लिए भी उसने हाँ बोल दी थी। ये देखिए, उसने एक वर्साई की संधि की और उस वर्साई की संधि में क्या क्या चीज़ें हुई। जो उपनिवेश थे जर्मनी के हाथ में, जिस पर जर्मनी ने कब्जा कर रखा था, वो सब चले गए। जर्मनी के खुद के भू क्षेत्र चले गए, उसके अन्य संसाधन चले गए। जैसे 10% आबादी, 13% का भू क्षेत्र, राइनलैंड चला गया उसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे कोई भी देश अपना, आप बोल सकते हैं कि कोई भी देश अपना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। वो हिस्सा चला गया उसका। 75% का लोह भंडार, 26% का कोयला भंडार सब चला गया। उनकी सेना, उनको रखने की अनुमति ख़त्म हो गई। और गिल्ट क्लॉज में उन्हें 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया कि उन्हें ये पे करना है 6 अरब। अब इस तो लोग इससे बड़ा नाराज़ हो गए कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ गलत किया गया है। तो वह लोग मतलब देख रहे हैं कि संसद जैसी व्यवस्था या फिर लोकतंत्र जैसी व्यवस्था के खिलाफ हो गए ना, व्यवस्था से नफरत हो गई ना, पसंद ही नहीं करते थे उस व्यवस्था को। जहाँ अगर आज के समय में ऐसा कोई देश नहीं होगा शायद ही जहाँ पर लोकतंत्र जैसी व्यवस्था है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए, लोगों के अंदर से होती है। वो लोग अपना शासन चलाते हैं। अगर लोग अपना शासन ही पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कोई और हम पे शासन चलाए, तो ये एक, हम बोल सकते हैं किसी भी देश के विनाश की बात होती है। लेकिन लोगों को उस समय ये लोकतंत्र जैसी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई, तो उन्होंने इसे नकारना शुरू कर दिया। युद्ध का असर क्या रहा कि यूरोप देन करता था वो लेन करता बन गया। और जो बाइमर्स समर्थक थे, समाजवाद, उदारवाद, कैथोलिक, इनको नवंबर अपराधी कहा गया। और प्लस इनसे भी मतलब इन्हें भी नफरत की दृष्टि से ही देखा जाता था कि इन्होंने जर्मनी के साथ धोखा किया, ये सब चीज़ें। क्या इसका रिजल्ट रहा कि स्पार्टकिट्स लीड का निर्माण हुआ, ठीक है। ये रशिया जो है उसमें जो वेल्शोविक क्रांति हुई थी, आपको पता ही, तो उसमें जो पार्टी थी वेल्शोविक पार्टी, उस पार्टी के लोगों को के वॉल्शोविक कहा जाता था। उनका आधार बनाकर इन्होंने स्पार्किट्स लीग की स्थापना की। हालांकि ये जो है समाजवादी, उदारवादी, मतलब संसद के जो लोग हैं,
इन्होंने इनको ख़त्म कर दिया, मतलब इनका जो विरोध प्रदर्शन था उसे ख़त्म कर दिया। इससे लोगों को लगा कि लोकतंत्र एक बुरी व्यवस्था है, कि हमें ग्रुप भी नहीं बनाने दे रही है, हमें मार्च नहीं करने दे रही है। हालांकि लोकतंत्र में मार्च करना, ग्रुप बनाने जैसी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं, ऐसी किसी को कोई मना ही नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको दबाया गया तो इन्हें लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। इसी के तर्ज पे कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई, ठीक है, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई। और कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में एक प्रकार का विरोध देखा जाने लगा। हालांकि जो नाजीज़म ने अपनाया, यानी जो नाजीवाद ने अपनाया, वो कम्युनिस्ट ही था। आर्थिक व्यवस्था, अब हम इसके प्रभावों को धीरे धीरे, उन व्यवस्थाओं को देखेंगे, उन कारणों को देखेंगे कि कैसे इसने नाजी व्यवस्था के उदय को उसने एक सहारा दिया या एक मौका दिया, और हिटलर के उदय को उसने एक मौका किस प्रकार दिया। 1923 में आर्थिक संकट आ गया, क्योंकि उसने जितने भी लोन वगैरह लिए थे उनकी पेमेंट के बाद लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, रोजगार नहीं, सब बेरोजगार हो चुके थे, सरकार के पास पैसा नहीं था, सबको बार बार यही चीज़ लग रही थी। ये सब लोकतंत्र की वजह से हुआ, उन्हें सिर्फ लोकतंत्र ही दुश्मन लग रहा था अपना, तो इसलिए भी लोकतंत्र को ख़त्म करवाना चाह रहे थे। दूसरा था कि जो कर्ज लिया गया था, ठीक है, प्लस जो भी जुर्माना वगैरह था, वो सब जर्मनी को पे करना था गोल्ड में, तो उसके सारे गोल्ड रिजर्व थे वो ख़त्म होने लगे थे। तो फाइनली 1923 में जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो उन्हें पे नहीं करेगा। तो इसका क्या रिजल्ट रहा कि इंटरनेशनल लेवल पर ये मीटिंग में फैसला किया गया कि जो रुर का क्षेत्र है ना, रुर, उस पर फ्रांस का कब्जा रहेगा, और वह इस क्षेत्र से ही सारा खर्च निकाला जाएगा। प्रभाव इसका आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या रहा, कि जर्मनी में ने खुद की मुद्रा छापना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर कोई देश खुद की मुद्रा छापना बहुत तेज़ी से शुरू कर देता है तो वह देश के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसका रिजल्ट यही रहा कि मार्क जो उनकी मुद्रा थी वो उसकी वैल्यू कम हो गई और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। इसका एग्जांपल देखिए कि $1, ठीक है, जैसे भारत में $1 आज के समय 75 रुपये है, यानी $1 लेने के लिए आपको 75 रुपये देने पड़ते हैं। तो उस समय $1 की कीमत 24,000 अप्रैल में मार्क थी। जुलाई में ये 3,53,000 हो गई, अगस्त में 46,21,000 हो गई, और दिसंबर में तो करीबन 10 करोड़ के आसपास ही पहुंच गई। तो इसी कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर एक ब्रेड भी लेने जाना हो तो वो बोरियां भर भर के पैसा लेके जाते थे, क्योंकि वैल्यू कम थी उनकी। इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए तो वो उसके देश में भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इसने इस स्टेप ने जर्मनी को अपने, हमें बोल सकते हैं कि अपने आप में डुबोने का ही काम किया, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ऐसा स्टेप उठाकर। फिर फाइनली अमेरिका ने जर्मनी की मदद की शुरुआत की, लेकिन 1929 में खुद अमेरिका में मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई, या जिसे वैश्विक मंदी भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय तक अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल करने लगा था, इसलिए इसे वैश्विक मंदी कहा जाने लगा। तो अमेरिका ने अपनी दी हुई मदद को वापस ले लिया। इन्हीं कारणों ने हिटलर को एक मौका दिया। वो कैसे? अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक संकट ने हिटलर को एक मौका दिया अपने आप को उभारने का। हिटलर के बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि इसका जन्म 1889 में हुआ है, 79 में हुआ है, ठीक है। और इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी ज़्यादा ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी कि लोग बहुत, जब भी वो कुछ कहीं पर भाषण देता था लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। और वो है बचपन में गरीब था, तो इन चीज़ों को वह अपने भाषण में यूज़ करता था ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। प्लस वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में संदेश वाहक और कारपोरल का काम कर चुका था, जिसके लिए उसे बहादुरी पदक मिला। तो इसके कारण भी लोगों को ऐसा लगा कि सेना बहुत अच्छी है, सेना का रूल होना चाहिए हमारे ऊपर, क्योंकि फ्रांस में भी धीरे धीरे सेना का रूल, और उसके बाद ही रूस में भी सेना का रूल ही आने लगा था। तो वह लोग भी लोकतंत्र के खिलाफ जाकर सेना के रूल वगैरह को समर्थन देने लगे थे। इसका कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी, और आखिर में वो नाजी पार्टी के रूप में जाने जाने लगी।
इसने 1923 में बवेरिया और बर्लिन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन ये उनका जो कदम था ये असफल रहा। फिर 1920 में बैंक दिवालिया, व्यवसाय बंद किया, क्योंकि आपको पता, मैंने बताया कि अमेरिका में मंदी आई और अमेरिका जर्मनी की मदद कर रहा था। जो अमेरिका ने पूंजी लगाई थी वो सब वापस उसने खींच ली। तो जैसे ही जर्मनी अपने पैरों पे खड़ा ही होने वाला, तो वो फिर से एकदम कमज़ोर हो चुका था। तो यही कारण है कि जर्मनी में आर्थिक तंगी आनी शुरू हो गई। 1932 में इलेक्शन हुए जिसमें नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, और उसने पार्टी बनते ही उसने सबसे पहले जितने भी राजनीतिक संगठन थे उनके ऊपर बैन लगा दिया कि अब नाजी पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक संगठन खड़ा नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं बना सकता है, और जितने भी छोटे मोटे ग्रुप्स हैं वो सब नाजी पार्टी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो जैसे वो सत्ता में आई, उसने कुछ काम और किए खतरनाक से। वो ये थे कि 30 जनवरी 1933 में पार्टी में सर्वोच्च स्थान सबसे पहले हिटलर को मिल गया था। सबसे पहले ऊंचा स्थान प्राप्त किया, और ऊंचा स्थान का मतलब है कि करीब पीएम या प्रेसिडेंट तो नहीं, पीएम जैसे उसने स्थान प्राप्त किया, क्योंकि पार्टी का ही शासन था अब। तो वहाँ पे संसद का शासन ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पे संसद थी, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, क्योंकि बहुत सारा जर्मनी में बहुत सारे जो व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। तो राष्ट्रपति के शासन के माध्यम से ही एक अध्यादेश यानी डिक्री निकाली जाती थी, उसके कारण उससे ही शासन किया जाता था। उसने भी ऐसा ही एक चीज़ की। 28 फरवरी 1933 में उसने डिक्री निकाला, एक फायर डिक्री के नाम से जाना जाता है। उसने भाषण, प्रेस, विधानसभा, नागरिक अधिकार, मताधिकार, इन सबको अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया कि जब तक नया आदेश नहीं आता तब तक ये चीज़ें भंग रहेगी, और इसका कोई उपयोग करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसने बड़ी बड़ी रैलियाँ, सभाएँ आयोजित की और कुछ नए प्रकार के नियम बनाए। उसने स्वास्तिक छपे, लाल झंडे निकलवाए, खास प्रकार की उसने तालियां, सैल्यूट वगैरह ये सब चालू करवाया, जिससे ये पता लगता था कि वह जर्मनी के नाजीवाद के समर्थक है, नाजी पार्टी के समर्थक है, और उसके खिलाफ अब कुछ नहीं बोलेंगे। उसने जो बहुत खतरनाक काम किया वो ये थे कि उसने कई 52 किस्म के लोग थे, ठीक है, या ग्रुप थे, उन्हें कैंपों में कैद करवाया और वहाँ पे उनकी मृत्यु कर दी गई या हो गई। 3 मार्च को उसने विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, और उसने ये बोल दिया कि अब पूरे जर्मनी पे मेरा ही शासन रहेगा। जो संसद है वह हश्ये पर चली गई, और वह अध्यादेश से ही, मतलब अध्यादेश भी, क्योंकि जर्मनी पर अब उसका शासन हो गया, तो वह अध्यादेश के माध्यम से ही शासन चलाता रहा। मतलब वो लोकतंत्र का सहारा लेता रहा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उसने अपने तरीके से लोकतंत्र को कंट्रोल किया। उसने समाज नियंत्रण के लिए जो काम किया वो ये थे कि हरी वर्दी वाली जो पुलिस थी, ठीक है, उसकी स्थापना की, स्टॉर्म ट्रूप की स्थापना, गेस्टापो, अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा, ऐसे ग्रुप्स उसने बनाए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का काम करता पाए जो कि नाजी व्यवस्था के खिलाफ है या नाजी प्रथा के खिलाफ, नाजी पार्टी के खिलाफ है, तो उसको जितनी भी कड़ी सज़ाएं हो सकती है वो सज़ाएं दी जा सके। ये सब चीज़ें पुनः निर्माण की उसने शुरुआत की, और उसने अपने अर्थशास्त्री हॉलमार्क सखात को नियुक्त किया, ठीक है, कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि रोजगार संवर्धन कार्य करने चाहिए, यानी हमें रोजगार बढ़ाने चाहिए अगर हमें जर्मनी को आगे बढ़ाना है। तो उसने बोला कि उससे क्या होगा कि 100% उत्पादन होगा और 100% का ही रोजगार होगा। हालांकि ये शुरू में तो हिटलर को चीज़ पसंद आई, उसने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया भी, लेकिन हम बाद में देखते हैं, हम धीरे से आगे देखेंगे धीरे धीरे कि उसने बाद में इन्हें हटा दिया। तो हम जानेंगे ऐसा उसने क्यों किया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने जर्मनी या नाजी पार्टी के उदय में मदद की, या फिर उसको भड़काने में मदद की, या उसे ख़त्म करने में मदद की। 1933 में लीग ऑफ नेशन से ये अलग हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद एक लीग ऑफ नेशन की संस्था स्थापित की गई, जैसे आज UNO है, यानी ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, उसी प्रकार की लीग ऑफ नेशन की संस्था स्थापित की गई, और उसका काम था कि वह अब अगला विश्व युद्ध होने से रोके, लेकिन वो उसमें फेल भी हुई। अगला विश्व युद्ध आपको पता है 39 में शुरू भी हुआ। तो 1933 में ही हिटलर ने अपने आप को, यानी जर्मनी को अलग कर लिया कि अब हम उसके रूल्स को नहीं मानेंगे। अब हम, मतलब एक तरीके से युद्ध की चेतावनी को लोगों को दे चुका था। 38 में जब उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया तब लोग एकदम सक्रिय हो गए कि अभी कभी भी युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया के स्टूडेंट लैंड पर उसने कब्जा किया।
ठीक है। और वो जो स्टूडेंट लाइन था वो जर्मन भाषी क्षेत्र था, इसलिए उसने ये बोलकर कब्जा किया कि हमारा क्षेत्र है और ये हमारे जर्मन भाषी लोगों का क्षेत्र है, आप इसको को नहीं रख सकते। जैसे मैं आपको बताया था कि उसने अपने अर्थशास्त्री सखात हॉलमार्क सखात को हटा दिया था, क्योंकि उस समय तक हिटलर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि अगर कोई भी व्यक्ति नाजी पार्टी या हिटलर के खिलाफ बोलता था तो उसको मृत्युदंड ही दिया जाता था, वो इससे नीचे की कोई सज़ा देता भी नहीं था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड देखिए कि पोलैंड पे उसने हमला किया, यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। और इंग्लैंड और फ्रांस को लगा, क्योंकि पोलैंड इनके बगल में है, तो इंग्लैंड और फ्रांस को लगा कि अगर ये व्यक्ति पोलैंड तक पहुँच चुका है तो हमारे तक भी पहुँच सकता है। उन्होंने एक ऑफिशियल युद्ध शुरू कर दिया जर्मनी के साथ। 40 में उसने त्रिपक्षीय समझौता किया, इटली और जापान उसके साथ होगा, यानी कि जर्मनी, इटली, जापान एक त्रिपक्षीय समझौते में बंध गए और ये एक्सिस ग्रुप में चले गए, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, अब इनका समझौता हुआ आपस में। अब ये युद्ध लड़ रहे हैं मित्र ग्रुप के, यानी मित्र समूह के खिलाफ, क्योंकि 39 में ही वॉर शुरू हो चुका था। और यूरोप और इसने एक जो और काम किया, ये तो त्रिपक्षीय समझौता के था, क्योंकि ये जो दो देश हैं बहुत स्ट्रांग थे, तो वह नहीं चाहता था कि ये जो दोनों देश हैं इसके अगेंस्ट चले जाए और ये हार जाए, इसलिए उसने ऐसा त्रिपक्षीय समझौता किया। प्लस उसने जितने मतलब यूरोप के कई सारे देशों में उसने कठपुतली सरकार, यानी नाजी कठपुतली सरकार बिठाई कि वह अपनी पार्टी को या अपने नाजीवाद जैसे थ्योरी है उसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था और जर्मनी की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता था। जैसे जर्मनी में शासन चल रहा है उस प्रकार के शासन को, तो उसने कठपुतली सरकार चलाई, वहाँ पर नाजीवाद का प्रचार प्रसार किया। 41 में उसने जो एक गलती की वो ये थी कि यूएसएसआर पर उसने हमला किया और जवाब में यूएसएसआर बर्लिन के क्षेत्र तक घुसी और उस क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया। बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो यही ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के नाम से भी जाना जाता है, तो जर्मनी के दो हिस्सों के नाम से भी जाना जाता है। तो आप उसे आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ये आपको चीज़ें समझ में, इसलिए मैंने बताया है। साथ ही जापान ने अमेरिका के शिप्स पर हमला करा, जिससे अमेरिका ने जो जवाबी कार्रवाई की कि उसने जापान के दो जो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर बॉम्ब गिराया और फाइनली इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और जर्मनी फाइनली हार जाता है, क्योंकि जब जापान कमज़ोर पड़ जाता है और इटली युद्ध से वापस अपने आप को खींच लेता है तो जर्मनी ज़्यादा लड़ नहीं पाता है, मतलब जर्मनी के पास कोई सहारा नहीं होता और फाइनली सारे देश मिलकर इसको संधि के लिए मजबूर करते हैं और इसे अपनी हार माननी पड़ती है। ये तो हमने ये देखा कि जर्मनी का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किस प्रकार का रहा है, ठीक है, परिवर्तन। अब हम ये देखेंगे खुद जर्मनी के अंदर क्या चल रहा था। हमने तो बाहर की चीज़ें देखी, ऊपर से ढांचा देखा कि कैसे ऊपरी ढांचे ने उस हिटलर को मदद की उदय में। अब हम इसके अंदर आंतरिक बदलावों को देखेंगे। जो उसने किया हिटलर ने वो ये था कि नस्लीय पदानुक्रम उसने शुरू किया, यानी कि जो आर्य है, ठीक है, इसी प्रकार का कुछ उसने शुरू किया। ये फर्स्ट एकदम आर्य के लिए रिजर्व्ड है, ये सिर्फ आर्यंस होते हैं, फिर धीरे धीरे सारे प्रकार के कास्ट या फिर सारे प्रकार के रेसेस होते हैं। जो लास्ट है ये होते हैं यहूदी, ये सबसे घटिया, खराब। ये उसकी ऐसी जर्मनी की यानी हिटलर की सोच थी और इसने पूरे जर्मनी में इस सोच को फैलाया। उसने अपनी सोच को वैज्ञानिक अधिकार देने के लिए चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज को अपनाया। डार्विन की विकास और प्रकृति के चयन के सिद्धांत को उसने अपनाया कि विकास और प्रकृति के चयन से ही मानव, जंतु, पौधे, पेड़ ये सब अलग अलग होते हैं, इनका डिवीज़न होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को उसने बताया कि आर्यंस बहुत अच्छे सर्वाइवल्स हैं लेकिन यहूदी अच्छे सर्वाइवल्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए। ये उसने कहा कि जो आर्यन रेस होती है बेहतरीन होती है, शुद्ध, मजबूत और दुनिया पर कब्जा करने वाली होती है, दुनिया पर शासन चलाने वाली होती है, इस प्रकार की आर्यन रेस होती है। उसने जो एक और काम किया वो ये था कि उसने लेवेंसरेम या रहने का स्थान उसने एक ऐसे ढूंढा, उसने पोलैंड को बनाया अपना। और उसने ये देखिए यहाँ पे पोलैंड उसके लिए एक प्रयोगशाला बना, क्योंकि उसने ऐसे स्थानों को ढूंढा जहाँ पे ये बाकी मतलब जर्मनी की जैसे यहूदी, जिप्सी, श्वेत ऐसे जो लोग हैं इनको ले जाकर वहाँ छोड़ दे और इन्हें तड़पने के लिए या मरने के लिए तड़पता छोड़ दे। तो पोलैंड में इसने शुरुआत किया, इसकी प्रयोगशाला आपके पेपर में पूछा जाएगा तो क्या है, वो है पोलैंड, आपको आंसर देना है।
उसने वांछित अवांछित का एक सिद्धांत दिया। वांछित और वांछित, देखिए जो वांछित थे शुद्ध थे, तरीके तरक्की करने वाले, विस्तार करने वाले, जोश से भरे हुए थे। लेकिन जो अवांछित थे, ठीक है, जो यहूदी, अश्वेत, जिप्सी, पोलैंड और रूस के व्यक्ति थे, वह इन्हें अवांछित मानता था और कहते थे इन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसने यूथेसिया कार्यक्रम की शुरुआत की। यूथेसिया कार्यक्रम में जितने भी अशुद्ध, असामान्य, मानसिक, शारीरिक रूप से अयोग्य लोग थे, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, तो इन्हें ये लोग इन्हें मार देता था और कहता था कि हमें से दया मृत्यु दे रहे, यानी कि इनको दया दे रहे, उनके ऊपर हम दया कर रहे हैं, इनको मारकर इस ज़िंदगी से छुटकारा दिलाकर। यहूदियों से नफ़रत का क्या कारण था? वो ये था कि वो मानता था कि यहूदियों ने ही हमारे ईसा मसीह की हत्या की है और ये लोग सूदखोर होते हैं, चोर होते हैं, ज़मीन के मालिक होते हैं, उन पर जो उनको सूद मिलता है उस पर उससे ये अपना घर चलाते हैं, मतलब कि चोरी से, बेईमानी के पैसों से ये लोग अपना घर चलाते हैं। ऐसा ये हिटलर की सोच था, यही उसकी नफ़रत का भी कारण बना। नफ़रत तो अब उसका व्यवहार देखिए कि उसने व्यवहार क्या, उसने बोल दिया कि कोई भी जर्मन व्यक्ति के साथ या आर्यंस के साथ, मतलब जर्मन और प्लस आर्यन, इन दोनों के साथ कोई भी यहूदी शादी नहीं कर सकते हैं, उन्हें अलाउ नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो मृत्युदंड दिया जाएगा। प्लस उसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने से मना कर दिया इन लोगों को, और पीले रंग का स्टार बना हुआ जो ड्रेस कोड होता था, ये लोग यहूदी वैसा ही वही पहन सकते थे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते थे। यह पहचान होती थी एक तरीके की, कौन यहूदी है कौन नहीं है, इस तरीके के लिए। प्लस कि यहूदियों के जो व्यवसाय होते थे ना, ये उसका बहिष्कार करते थे। यहूदियों का व्यवसाय हो गया, या फिर उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया जाता था, स्कूलों से निकाल, मतलब उन्हें पढ़ने वगैरह की कोई भी परमिशन नहीं होती थी। उसने एक ये चीज़ भी बोली कि अगर आपको बचना है, अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आप ईसाइयत अपनाइए, आप यहूदी को छोड़िए, यहूदी जो उनका धर्म है उसे छोड़कर ईसाई, लेकिन आपके साथ तो व्यवहार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ जितनी कठोरता है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि आप ईसाई बने हैं, आप ईसाई पैदा नहीं हुए। ये उसकी सोच में थी ये सब चीज़ें। प्लस 33 से 38 तक उसने भोजन और रोजगार को ख़त्म करके, ठीक है, ये इन चीज़ों को ख़त्म करके, उन्हें वंचित करके, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, और कई लाखों यहूदियों की इस कारण मृत्यु हुई। उसने 39 में पोलैंड, 39 से 45 यानी पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उसने पोलैंड को गैस चैम्बर के रूप में यूज़ किया, एक अपने प्रयोगशाला के रूप में यूज़ किया, और यहाँ पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, मतलब बहुत खतरनाक गंदी जहरीली गैसेस के बीच में छोड़ दिया जाता था ताकि ये लोग मर जाएं। पोलैंड को, मतलब जब तक उसका पोलैंड पर कब्जा रहा, उसने उसे बर्बाद कर दिया, यानी तहस नहस कर दिया, और उसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर उसने कब्जा करके बोला कि ये जर्मनी के लोगों को रहने के लिए एक जगह है और इस पर कोई भी पोलैंड वासी निवास नहीं करेगा। उसने उसके बुद्धिजीवियों को मार डाला, पोलैंड के बुद्धिजीवियों को मार डाला। जो बच्चे जर्मनी या आर्यन जैसे दिखते थे उन्हें वह बच्चों के विशेषज्ञ के पास भेज देता था, और वह अगर वो बच्चे आर्यन निकलते थे तो उन्हें छोड़ देता था। अगर वह बच्चे आर्यन नहीं होते थे तो उन्हें जो हम बोलते हैं कि शेल्टर होम्स में उन्हें छोड़ दिया जाता था, ठीक है, शेल्टर होम्स में उन्हें छोड़ दिया जाता था, और वो वहाँ पे वो बच्चे मर जाते थे, उन्हें अपनी माताओं से अलग करके छोड़ दिया था। वो नवजात बच्चे होते थे, ऐसा नहीं होता था कि बच्चे बड़े हो गए, नहीं, वो नवजात, अभी उनका जन्म हुआ है, कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ महीनों पहले, उन बच्चों के साथ ऐसा। उसकी ऐसी जो उसने नाजीवाद का अपना विस्तार किया, उसके पीछे का जो मेन कारण वो है, वो उसकी स्कूली शिक्षा भी है, क्योंकि बड़ों को समझाना इजी नहीं होता, लेकिन बच्चों के दिमाग में अगर चीज़ों को शुरू से डाल दिया जाए तो उस ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना भी और लोगों को समझाना भी। और क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो वह नाजीवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही चीज़ें देखी है, सुनी है, पढ़ी है, तो इसलिए तो उसने स्कूली शिक्षा का जो कार्यक्रम है उसी प्रकार का रखा कि नाजी शिक्षा अनिवार्य होगी। नाजी पाठ्यक्रम उसने बनाए जिसमें उसने हिटलर के सम्मान की बात करवाई, और उसने अच्छा वफादार जर्मन सिद्धांत को अपनाने को बोला गया कि ये सिद्धांत है, इसमें अच्छा वफादार बनना है, आपको यहूदी जैसे नहीं बनने हैं, बेईमान सूदखोर ऐसे, वो बहुत नेगेटिव था उनके प्रति। और उसने बोला कि हिटलर के प्रति समर्पित होना है और जो हिटलर ने बोला, मतलब भगवान के रूप में उसे माना जाता था उस टाइम पर। उसने एक प्रकार के कैंप्स की शुरुआत की, वो एक कैंप्स ये था, ये देखिए,
10 साल के बच्चे, ठीक है, युंग फॉन्ग कैंप में रहेंगे या जाएंगे या वो इस प्रकार की शिक्षा लेंगे। जो 10 से 14 यानी 14 साल तक के बच्चे जो हैं, जो 14+ के बच्चे हिटलर यूथ के कैंप में जाएंगे, और 18+ के लोग लेबर सर्विस देने के लिए रेडी हो जाएंगे, सेना भर्ती के लिए भी वो लोग रेडी हो जाएंगे। ये उसका ऐसा मानना था। उसने इस प्रकार की व्यवस्थाओं को शुरू किया था। इससे क्या था कि बच्चों के दिमाग में नाजीज़म को पूरी तरीके से भर दिया जाता था। वह नाजी के खिलाफ ना सोच सकते थे ना बोल सकते थे। महिलाओं की स्थिति, क्योंकि आपको मैंने हर एक लेक्चर में बताया है, अपने मतलब हर एक चैप्टर बताया है कि किसी भी समाज में महिलाओं को दरकिनार करके आप उस पूरे समाज को समझ ही नहीं पाएंगे, उस पूरी व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पे किस प्रकार की थी कि उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकती थी, ये सिर्फ पुरुषों का अधिकार था, और ये घर पे ही रहेंगी। ये भी उसने बोला कि महिलाएं सिर्फ घर पर ही रहेंगी। और अगर स्कूली शिक्षा उनकी पूरी हो जाती है तो वह शादी करने लायक योग्य हो गई हैं। उनसे कहा गया कि वह अच्छी पत्नी और अच्छी माताएं बने, अपने बच्चों को यहूदियों के खिलाफ भड़काएं, और अगर कोई बच्चा यहूदियों के साथ दिखता है तो उस माताओं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करके जो नाजी व्यवस्था है उसे मजबूत करना चाहता था, तो इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करता था, गिफ्ट्स देता था, इनाम वगैरह चीज़ें देता था, ताकि लोग उनसे खुश हो जाएं। और ज़्यादा बच्चे करने से करीब 4, 6, 8, 12 ऐसे कम से कम इतने बच्चे करने का वो ऐसी बातें करता था, कैसे आपको करने हैं ताकि आपको ऐसे से। तो उसने जिस प्रकार सैनिकों को पदक दिए जाते हैं ना, बहादुरी के मेडल वगैरह, इसी प्रकार यहाँ इन माताओं को भी दिया जाता था, ताकि ये भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हुए। और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इन्हें सार्वजनिक दंड दिया जाता था, मतलब इन्हें इनकी पब्लिकली इंसल्ट की जाती थी, इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, मुंह पे कालिख पोत दी जाती थी अगर जो लोग इन रूल्स को नहीं मानते थे। उसने अपने प्रचार प्रसार के लिए किन चीज़ों को अपना माध्यम बनाया, वो ये था कि मीडिया, टीवी, रेडियो, मूवीज़, गाने, इन सब चीज़ों को, कोई भी नाजी के खिलाफ नहीं होंगे, अगर होंगे तो यहूदियों को उसमें बहुत ख़राब पोर्ट्रेट करवाते थे, राक्षस, जानवर, कीड़े मकोड़े, ऐसा पोर्ट्रेट करवाते थे, ऐसी उनके लिए भाषाओं का यूज़ वो करवाते थे। समाजवाद और उदारवाद को पथभ्रष्ट कहता था ये लोग जर्मनी के दुश्मन हैं, और ये जर्मनी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं, नाजी पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में नाजी पार्टी के लिए बहुत सम्मान बन चुका था, और वह जो भी नाजी पार्टी के खिलाफ बोलता था तो वह उसके अगेंस्ट हो जाते थे। यहूदियों को जानवर जैसा उसने बताया, मैंने कोई बताया कि मूवीज़ वगैरह में ऐसे पोर्ट्रेट करवाता था। फाइनली हम ये देखेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया जाने से पहले हम देख रहे हैं 3 वर्ग थे यहाँ पे। पहला नाजीवाद को समर्थक, दूसरा नाजीवाद के विरोधी, और तीसरा ना समर्थक ना ही विरोधी। मतलब इन लोगों को डर लगता था कि अगर ये समर्थन करेंगे तो नाजी पार्टी या हिटलर इनके साथ बुरा व्यवहार करेगा, और अगर ये चुप रहेंगे तो ये बचे रहेंगे। जो शार्लेट बरोई है, ठीक है, उसकी डायरी है जिसको बाद में नाम दिया गया द राइक ऑफ ड्रीम्स। इसमें पता लगता है कि किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। एक आपके स्कूल में भी लगी होगी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल एन ए फ्रैंक। तो इसमें क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा उसे तो आपको पता लगा होगा कि उस समय पर हिटलर का व्यवहार कैसा था, यहूदियों के साथ कैसी अमानवता की वो चीज़ें करता था, उन्हें जला देना, मार देना, भूखा रखना, नौकरी नहीं देना, मतलब अपने आप को बेचने के लिए मजबूर कर देना, ऐसी व्यवस्था है वो ऐसे करता था। उनको उनके साथ हमेशा उनके खिलाफ अभियान लड़ना, ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो इसीलिए नाजी व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। हम बोल सकते हैं कि नाजी व्यवस्था 45 के बाद जाके ख़त्म होने को आ गई थी, ठीक है। यानी कि 45 के बाद धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई थी, जैसे ही हिटलर ने आत्महत्या की और उसके साथ ही नाजी पार्टी कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि जो उसके बड़े बड़े नेता थे उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद या तो आत्महत्या कर ली या फिर उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं को अपना लिया, क्योंकि लोगों को अब समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ यहूदियों के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करेगा। अब धीरे धीरे वो जर्मन वासियों के साथ भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लोग बोल नहीं सकते थे, वह लोग उसके खिलाफ सोच नहीं सकते थे, औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था,
पार्टी वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार होता था। ये सब चीज़ें थी कि अब फिर इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें अप्रिसिएशन के बजाय उनके साथ उनको एक गंदी निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि वह मानवता के खिलाफ इन चीज़ों को कर रहे थे। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी कि नाजी व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उसके कारण क्या रहे, उसने क्या काम किए। हालांकि ये नाजी व्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम अप्रिशिएट करें। इसलिए नाजीज़म या नाजीवाद को हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, लेकिन इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने वर्ल्ड को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया सोचने का कि कोई व्यक्ति अगर असीमित शक्तियाँ प्राप्त कर लेगा तो वो किस हद तक जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें हमेशा शक्तियों को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ताकि कोई भी शक्ति, किसी भी सत्ता, किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के हाथ में ना आ जाए, तो वह पूरी दुनिया को एक नेगेटिव, या हम बोल सकते हैं एक बहुत बुरा सपना के रूप में कोई चीज़ों को सामने ला सकता है। और आपको इस चैप्टर को इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई इससे क्वेश्चन पूछता है, कंपैरिजन करके रूस के साथ कंपैरिजन कर सकता है, या फिर फ्रांस के साथ कंपैरिजन कर सकता है, या फिर आज के समय मानवता के साथ कंपैरिजन करके आपसे सवाल पूछा सकता है। तो ये चैप्टर है भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें पसंद नहीं आई, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे किस दिशा में आपके लिए कैसे काम करना है। और आप प्लीज़ उसे शेयर करें अपने क्लास के साथ या अपने स्कूल मेट्स के साथ शेयर करें इन्हें, अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।